हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। और इसमें बेसिकली हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, यानी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंडिया की टेरिटरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स और ऐसे जो मेजर कारक है, फैक्टर है, जो समस्याएं प्रॉब्लम्स जनरेट करता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उसमें मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण का वर्गीकरण करते हैं तो हम तीन चार चीजें बड़ी बड़ी हमारे सामने आती है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनकी सिचुएशन को देखेंगे कि जल प्रदूषण, वायु, भू और ध्वनि प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं, मतलब किन कारणों से ये प्रदूषण, पॉल्यूशन फैलते हैं। और इनका प्रेजेंट टाइम में पैमाना क्या है। पैमाना का मतलब है कि कौन से पार्ट है कंट्री के जो इन प्रॉब्लम्स की वजह से सीवियर इफेक्ट हो रहा है इन पे। और इनके कारण क्या है, परिणाम क्या है, और उनके परिणाम के बाद में जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट में कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ते हैं, उनके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। ठीक है। तो ये हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी है जो इंडिया की, जिसमें भारत लोक और अर्थव्यवस्था उस पुस्तक से संबंधित ये टॉपिक है। तो इसमें ये लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। यानी जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं और जो प्रोडक्ट हम यूटिलाइज करते हैं, उनके बाद में जो कचरा बचता है, यानी अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य और ऊर्जा का परिणाम है। प्रदूषण के अनेक प्रकार है। प्रदूषकों में परिवहित एवं विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया है। यानी हम किस कैटेगरी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर जो आउटकम निकल के आ रहा है। फॉर एग्जांपल, हम गाड़ी चला रहे हैं तो उससे जो धुआं निकल के आ रहा है, तो उससे वायु प्रदूषण होता है। जैसे हम पानी है, तो सीवेज का पानी है वो गंगा नदी में या कोई स्वच्छ नदी है या तालाब है उसमें छोड़ते हैं, तो वे जल प्रदूषण का कारण बनता है। उसी प्रकार से हम जो खेती करते हैं और खेती में एक लिमिट से ज़्यादा हम कीटनाशक और कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करते हैं, तो उसकी वजह से जो लवणीयता और क्षारीयता के रूप में निकल कर आती है, उससे हम भू प्रदूषण कहते हैं। तीसरा है चौथा है ध्वनि प्रदूषण। हम सिटी में जो ट्रैफिक व्यवस्था होती है वो यदि अनियंत्रित हो जाती है, या कोई ऐसा शोर हो जैसे गाने बजाना हो या कोई इंडस्ट्री हो, उसमें एक लिमिट से ज़्यादा यदि नॉइस निकल के आ रही है, तो उसे हम नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में डालेंगे। यानी हम किस प्रकार की सर्विस हो या एक्टिविटी हो वो करते हैं, उस वजह से जो आउटकम निकल के आता है उसको हम इस प्रदूषण की, पॉल्यूशन की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। सबसे पहले है जल प्रदूषण। ठीक है। सबसे पहले जल प्रदूषण है, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। अब हमने जब प्रीवियस सेशन में संसाधनों के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि एक तो हमारी पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। दूसरी, हमारी जो स्वच्छ जल की डिमांड है, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो स्वच्छ जल की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। उसी प्रकार से जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो घट रही है। और जो सरफेस स्तर पर, जो सतह स्तर पर स्वच्छ जल है, जैसे नदी है, तालाब है, झील है, इनमें जो स्वच्छ वाटर है उसमें भी कमी आ रही है। ठीक है। तो ये कहने का रिवर्स कंडीशन उत्पन्न हो रही है इस वजह से जो गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। ठीक है। तो कहने का मतलब, एक तो पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ेगा और दूसरी तरफ जल स्तर नीचा गिरेगा, और सरफेस जो फ्रेश वाटर है उनकी उनकी भी क्वांटिटी कम होगी, तो इस वजह से इनकी गुणवत्ता कम होगी। नदियां, नहरें, झीलों और तथा तालाबों आदि में उपलब्ध स्वच्छ जल नहीं रह गया है। ठीक है। यानी शुद्ध नहीं रहा है, ये अशुद्ध हो गया। कहीं ना कहीं इनका जो लेवल था शुद्धता का वो गिरा है। इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। जब जल में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ती है तो जल प्रदूषित हो जाता है तथा इस तरह वह उपयोग के योग्य नहीं रह जाता। यानी जो निलंबित कण है, ठीक है, यानी निलंबित कण का मतलब है कि जो पॉल्यूटेंट कैटेगरी में हाई है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है जो ह्यूमन हेल्थ को या एनवायरनमेंट को डिग्रेडेट करते हैं। ठीक है। यानी निम्नीकृत करते हैं उसको। ठीक है। तो इस टाइप के जो भी फैक्टर है, ठीक है, वो हो जाता है। ऐसी स्थिति में जल स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता जल को शुद्ध नहीं कर पाती है।
एक वाटर की कैपेसिटी होती है कि वो पॉल्यूटेंट को यदि उस लेवल तक हो जिस लेवल तक वो खुद अस्वच्छ जल स्वच्छ करने के लिए काबिलियत रखता हो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा यदि उसकी कैपेसिटी हो गई प्रदूषकों की, तो फिर जल है जो अपनी जो अशुद्धता दूर करने की कैपेसिटी है वो खो देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब आप ये इमेज देखो, ठीक है, तो ये नदी या कोई झील है, इसमें जो नाव के आसपास में जो फोम है, ठीक है, कहने का मतलब झाग आके जो सरफेस पे जमा हो गए हैं, ठीक है, तो बहिस्राव को काटते हुए नदी दिल्ली से संलग्न अति प्रदूषित यमुना नदी का झाग यानी फोम की व्यापक गर्त के बीच नौका चालन, यानी आप ये जो फॉर्म की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, थिकनेस है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यमुना नदी दिल्ली में ये हाल है यमुना नदी के। यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों, अपरदन, भूस्खलन और पेड़ पौधों तथा मृत पशुओं के सड़ने गलने आदि से प्राप्त प्रदूषकों से भी होता है, यानी जो वाटर का पॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कॉज है, ठीक है, ये नेचुरल कॉज भी है। जैसे अपरदन, कोई नदी जा रही है, ठीक है, नदी के आसपास का जो कटाव है उसकी वजह से जो रेत है, कंकड़ मिट्टी है, साथ में जल में मिलती है, तो वो प्रदूषित हो जाता है। भूस्खलन हो गया, कहीं पे कुछ मलबा था जो नदी के मेन चैनल में गिर गया, ठीक है, पेड़ पौधे गलते हैं, सड़ते हैं, पशु जीव जंतु है, कोई पशु है, जंगली पशु है, वो नदी में गिर गया, ठीक है, तो वो अंततः उसकी डेथ हो जाएगी और फिर वो पॉल्यूशन का कारण बन जाएगा। तथापि मानव क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक चिंता के वास्तविक कारण हैं, यानी जो नेचुरल कॉज होते हैं, जैसे अपरदन हुआ तो थोड़ी दूर 5-10 किलोमीटर बाद में जो रेत मिली थी नदी के मेन चैनल में वो जम जाएगी। अब भूस्खलन हुआ तो सेम सिचुएशन हो जाएगी, पेड़ पौधे और जीव जंतु जो सड़े गले हैं वो भी, कहने का मतलब नदी जो नदी का जल है या झील का जल है वो इसको वापस रिस्टोर कर लेता है अपनी शुद्धता को। लेकिन जो ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन पॉलीथीन बैग डाल देता है या कोई ऐसा अपशिष्ट कचरा डाल देता है जो गलने में या डिग्रेडेशन होने में उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या है कि प्रदूषण प्रदूषक चिंता के वास्तविक कारण है। मानव जल को उद्योगों, कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित किया जाता है करता है। इन क्रियाकलापों में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक है। फॉर एग्जाम्पल, जो जल है वो, जल को उद्योगों, कोई इंडस्ट्री लगी हुई है नदी के किनारे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्री का गंदा जल है वो उसमें छोड़ा जाता है। फिर कृषि कार्य का मतलब है कि हम जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है हमारी, उसकी वजह से जो कहना आउटकम निकल कर आता है। फिर सांस्कृतिक गतिविधियां, अब सांस्कृतिक गतिविधियां जो बोलते हैं, जो गंगा नदी है वो मानव के पाप धोते धोते मैली हो गई, ठीक है, तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है गंगा में, हरिद्वार से लेके और हल्दिया तक, ठीक है, तो इसमें जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है। अब कल्चरल, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का पार्ट है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो गंगा नदी की जो अपनी इकोलॉजी है, अपना एनवायरनमेंट है, उसको कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो चीजें जो कल्चरल फैक्टर है वो तो ह्यूमन सोसाइटी अपना निभाती है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे हम बढ़ेंगे कि गंगा नदी में लाशें तक बहा दी जाती है जो पॉल्यूशन का कारण बनता है एक मेजर, ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारी अदर एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत है वो जल को ज्यादा देर तक गंदा नहीं रखते हैं, ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो जल को ज्यादा देर तक, जैसे पॉलीथीन डाल दिया, उद्योगों का जल डाल दिया, ठीक है, उद्योगों का जो प्रदूषित जल था वो डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या है, केमिकल होते हैं प्योर, ठीक है, वो उनको डिग्रेडेड होने में टाइम नहीं लगता है, मतलब टाइम लगता है लेकिन वो आसानी से वापस हटते नहीं है जल से। उसी प्रकार से कई कई बार तो ये चल के नदी जल के साथ में चल के महासागरों में चले जाते हैं, केमिकल होते हैं और जो प्लास्टिक होते हैं, और बाद में वो जो ओशन इकोसिस्टम है उसको भी इम्पेक्ट करते हैं नेगेटिवली। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रदूषण के प्रकार एवं स्रोत दे रखे हैं, एक बार इनको देखते हैं। जैसे पहला है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण के प्रदूषण जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है सल्फर के ऑक्साइड यानी SO2, SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, एल्डेहाइड्स, एस एस्बेस्टोज और बेरिलियम, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारक है कोयले, पेट्रोल व डीजल का दहन, जलना, औद्योगिक प्रक्रम, ठोस कचरा निपटान, वाहित मल, जल मल और निपटान, ठीक है, जल मल का निपटान। ये हम स्रोत जो कोई स्वच्छ जल का स्रोत है, जैसे या तो नदी हो गई हो या कोई झील हो गई हो, तालाब हो गई हो, ठीक है, तो इसमें हम ये प्रदूषक के स्रोत, ये एक्टिविटीज करते हैं, उसकी वजह से ये चीजें जनरेट होती है।
दूसरा है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण का सन्निहित प्रदूषण क्या है कि बदबू, गुलित व निलंबित ठोस कण, अमोनिया तथा यूरिया, नाइट्रेट और नाइट्रस, क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, तेल व ग्रीस, चिकनाई, कीटनाशक व पीड़ानाशक के अवशेष, टेनिन, कोलिफॉर्म, एमपीएम यानी जीवाणु गणना, ठीक है, सल्फेट, सल्फाइड्स, भारी धातुएं जैसे सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीज और रेडियोधर्मी पदार्थ तत्व, ठीक है। तो इसमें देखो पहले तो जो अमोनिया है, यूरिया है, नाइट्रेट है, ये हम खेत में यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसी प्रकार से नाइट्रस है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ये केमिकल इंडस्ट्री में उपयोग होते हैं। फिर कार्बोनेट, कार्बोनेट्स, तेल वो ग्रीस है जो इंडस्ट्रीज होती है, ऑटोमोबाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, जो वाहन निर्माण से संबंधित इंडस्ट्रीज होती है और भारी मशीनरी से संबंधित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कीटनाशक है, कीड़नाशक है, ये सारी चीजें होती है। उसी प्रकार से वाहित मल निपटान, नगरीय वाही जल उद्योगों के विषाक्त कृषि भूमि के ऊपर से बहता जल और वायुस्राव तथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। तो ये सोर्स है और इनकी वजह से ये जो पॉल्यूटेंट है क्रिएट होते हैं और अंत में जल को प्रदूषण करते हैं। नेक्स्ट है भू प्रदूषण। मानव तथा पशु मलादि विषाणु, जीवाणु तथा रोगवाहक, विरल कीटनाशक एवं उर्वरक अवशिष्ट, क्षारीयता, फ्लोराइड, रेडियोधर्मी पदार्थ, ठीक है। अब इनके कौन कौन से कारक है। पहला है अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनौपचारिक औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, पीड़कनाशी, उर्वरकों का उपयोग, ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, उसकी वजह से ये आउटकम निकल के आता है और अंत में ये सारी चीजें भू प्रदूषण को का लेवल है वो बढ़ाती है, ठीक है। फिर है ध्वनि प्रदूषण। सिंपल सी बात है, सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का स्तर, ठीक है। जैसे वायुयान है, मोटर वाहन है, रेलगाड़ियां, औद्योगिक प्रक्रम है, विज्ञापन मीडिया है, ठीक है। तो जो न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, ठीक है, उसकी वजह से भी नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। हमारी जो एक नेचुरल जो सुनने की कैपेसिटी है वो इरिटेटिंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है। और दूसरे भी अनेक ऐसे विज्ञापन हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, तो इस वजह से भी ध्वनि का प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये इसमें जल प्रदूषण तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये दो चीजें, ठीक है। सॉरी, मैं वायु प्रदूषण को जल बोल रहा हूँ, ठीक है। एक तो वायु प्रदूषण और दूसरा जल प्रदूषण, ये दो चीजें ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे है उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग अनेक वांछित उत्पाद पैदा करता है, अवांछित उत्पाद पैदा करता है, चूंकि वांछित उत्पादों के लिए ही तो उद्योग को स्थापित किए जाते हैं, सॉरी। यानी जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें एक इंडस्ट्री अवांछित उत्पाद पैदा करता है। यानी फॉर एग्जांपल हम जैसे कोई टायर बनाते हैं, ठीक है, टायर बनाने की फैक्ट्री है, उसमें जो टायर बनाने का जो मटेरियल है उसके साथ में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो वो बाद में एक नाले के द्वारा नदी में छोड़ दिए जाते हैं, जिसमें औद्योगिक कचरा हो गया, प्रदूषित अपशिष्ट जल हो गया, जहरीली गैसें हो गई, रासायनिक अवशेष हो गए, अनेक भारी धातुएं हो गई, धूल, धुआं आदि सम्मिलित होता है, ठीक है। अधिकतर औद्योगिक कचरों को बहते जल में अथवा झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप विषाक्त रसायन तत्व जलाशय, नदियां और अन्य जल भंडार में पहुंच जाते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल टायर बनाने की फैक्ट्री है, उसमें जो केमिकल टायर, आपको पता है सभी को कि जो टायर बनते हैं उसका जो रबर आता है, ठीक है, जो टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें जो पेट्रोलियम पदार्थ के जो जो कच्चा तेल होता है हम खाड़ी देश से मंगवाते हैं, उसको रिफाइनरी में रिफाइन करने के बाद में एक तरफ तो जो मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और ये चीजें निकलने के बाद में जो पदार्थ बचते हैं उसमें से एक सह उत्पाद के रूप में जो टायर इंडस्ट्री है उसका भी मतलब विकास होता है, ठीक है। तो अब टायर बनाते हैं तो साथ में बहुत सारे ऐसे केमिकल है, रसायन है, वो उत्सर्जित होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है उसको एक नाले के द्वारा किसी नदी में बहा देती है, नदी में बहा देती है तो वो नदी का पानी आगे जाके किसी अंडरग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है, ठीक है। तो वो केमिकल है, रसायन है, इमेजिन कीजिए वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल में चले जाते हैं और वहां पे वो जम जाते हैं। बाद में इसी अंडरग्राउंड वाटर टेबल का यूज है जो ह्यूमन अपने पेयजल के लिए करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, जो इन जलों में रहने वाले जैव प्राणियों को नष्ट करते हैं। अब अंडरग्राउंड वाटर टेबल हो या सरफेस वाटर टेबल हो, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो इनमें अपने क्या बोलते हैं जीवन यापन करते हैं, तो उनके भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सर्वाधिक जल प्रदूषक चमड़ा उद्योग, लुगदी, कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल ज्यादा निकलता है बहुत लार्ज क्वांटिटी में।
अब नेक्स्ट है आधुनिक कृषि के विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जैसे अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि भी प्रदूषण का कारण प्रदूषण उत्पादन करने के वाले घटक हैं। इन रसायनों को नदियों, झीलों, तालाबों में बहा दिया जाता है। यह सभी रसायन जल के माध्यम से जमीन में स्रावित होते हुए भूजल तक पहुंच जाते हैं। यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी 1960 के दशक में या उसके बाद में, तो उसके बाद में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो इनोवेशन आया उसमें एक मेन फैक्टर है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे पहले हम परंपरागत खाद का यूज करते थे, लेकिन बाद में जो पेस्टिसाइड है यानी कीटनाशक और पीड़कनाशक है उनका लार्ज स्केल पर उत्पादन किया गया, सॉरी उत्पादन नहीं, उनका यूटिलाइज किया गया प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे ये गेहूं का खेत है, पहले इसमें परंपरागत खेती होती थी, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में इसमें प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसमें कीटनाशक और पीड़कनाशक का उपयोग किया गया, लार्ज स्केल पर उर्वरक, ठीक है, जो डीएपी यूरिया है इनका प्रयोग किया गया। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ, बरसात होने के बाद में जो ऊपरी सतह का जल था वो उस बहकर किसी नदी में गया, तो जो नदी में बहकर गया ऊपरी सतह का जल, उसके साथ में जो कीटनाशक और पीड़कनाशक थे उनका भी तो कहने का मतलब जो क्वांटिटी थी पॉल्यूटेंट की वो नदी के जल में जाकर मिली है। अब हम ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल फसल बोने के बाद में, बीज बोने के बाद में थोड़ी बहुत भी जो फसल है उसकी ग्रोथ हुई, उसके बाद में साथ में जो घास पनपा उसको पहले तो जो कुदाली होती थी उससे हम बकायदा जो घास थी उसको काटते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे कीटनाशक आ गए जो उसको छिड़काव से वो सारे जो एक्स्ट्रा फसल के अलावा जो भी खरपतवार था नष्ट हो जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे ग्रोथ होती थी। ठीक है, 15-20 दिन बाद में उस पर एक बार और छिड़काव करते हैं जो कीटनाशक है उनको दूर भगाने के लिए। फिर उनकी ग्रोथ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए जमीन में यूरिया डीएपी देते थे। उसी के साथ में जब फसल प्रोडक्शन जो बीज बनते थे और प्रोडक्शन निकलना शुरू होता था, यानी जो कहने को जो भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी स्टार्ट होती थी किसी भी फसल में, तो उस समय और छिड़काव करते थे, यानी 5-6 ऐसे छिड़काव करते थे जिसकी वजह से अब एक फसल पूरी ग्रो करती थी। लेकिन इसके साथ में छिड़काव करने के साथ में कितना पॉल्यूटेंट हम स्रावित करते थे, ठीक है, उसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये रसायन है वो नदियों, झीलों, तालाबों में बहा दिए गए। उर्वरक धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा मात्रा को बढ़ा देते हैं, यानी उर्वरक धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेलों, पर्यटन आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी जल प्रदूषण का कारण बनती है। जैसे गंगा नदी का एग्जाम्पल हमने देखा ही है। ठीक है, फिर धार्मिक मेले होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो पर्यटन होता है इंडियन कल्चर में, जो चीजें हो रही है वो तो उनको तो साइड में रख दो, ठीक है, क्योंकि वो तो कल्चरल प्रैक्टिसेस है और वो सतत चलने वाली चीजें हैं। लेकिन जो पर्यटन है, ठीक है, जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है इंडिया की, जो फॉरेन से लोग आते हैं उनके पास तो मैनर होता है कि वो एक जो भी चीज कंज्यूम करते हैं उसका निपटान प्रोसेस के अनुसार करते हैं, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज है और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके लोगों के मन में जो एक बेसिक सेंस है एनवायरनमेंट के प्रति और ह्यूमन कंजप्शन के प्रति वो डेवलप है। तो वो इंडिया में आते हैं तो वो अपना प्रॉपर मैनर फॉलो करते हैं, लेकिन जो इंडियंस है वो इंडिया के किसी पार्ट में घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोक पिया या फिर कोई ऐसी जो चॉकलेट खाई या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी प्रोडक्ट कंज्यूम किया, तो उसके बाद में जो प्लास्टिक है या जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकल के आता है उसको वो सड़क पर फेंक देता है। ठीक है, लेकिन चूंकि उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, तो ऐसी चीजें भी कहीं ना कहीं जल प्रदूषण का कारण बनती है। भारत में धरातलीय जल के लगभग सभी स्रोत प्रदूषित संदूषित हो चुके हैं और मानव के उपयोग के योग्य नहीं है। ठीक है, जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियों के एक प्रमुख स्रोत होते हैं। संदूषित जल के उपयोग के कारण प्राय दस्त यानी डायरिया, आंतों के कृमि, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती है। डायरिया, आंतों के कृमि और हेपेटाइटिस ये बीमारियां याद रखनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत के लगभग एक चौथाई संचारी रोग जल जनित है, यानी जो 1/4 रोग होते हैं संचारी, यानी संचारी का मतलब कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलती है, उनमें 1/4 है जो जल जनित है केवल, यानी 100 में से 25 बीमारियां जल जनित होती है इंडिया में। यद्यपि नदी प्रदूषण सभी नदियों से संबंधित है, लेकिन गंगा नदी जो भारत के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से बह होकर बहती है का प्रदूषण अभी
सभी चिंता का विषय बना हुआ है। गंगा की नदी की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई अभियान यानी राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम इस चीज से संबंधित है। अब यहाँ पे नमामि गंगे कार्यक्रम है वो शुरू कब किया गया, इसको जून 2014 में, ठीक है, जून 2014 में शुरू किया गया इसको। ये एक नदी के रूप में गंगा का राष्ट्रीय महत्व है, यानी एक जो रिवर के रूप में गंगा का राष्ट्रीय महत्व है, आप सभी को पता है। लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करके नदी के संपूर्ण मार्ग की सफाई की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम का आरंभ किया था। जैसे नमामि गंगा कार्यक्रम, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, चार स्टेटमेंट दे दे और पूछे कि इनमें से कौन से उद्देश्य जो नमामि गंगे कार्यक्रम के हैं, ठीक है, तो फिर आपको चार ऑप्शन और मिलेंगे नीचे। तो शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, औद्योगिक जल प्रवाह की निगरानी करना, नदियों का विकास करना, नदी के किनारे पर वनीकरण जिसमें जैव विविधता की वृद्धि हो, ठीक है, उसको ग्रोथ करना, नदी के तल की सफाई करना। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास करना, यानी एक पर्टिकुलर ग्राम जो कैचमेंट है, गंगा नदी के कैचमेंट में कोई गांव बना हुआ है, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देना है कि आप अपने रीजन में गंगा नदी से संबंधित जो प्रदूषक है उनको ग्रो नहीं करवाओगे, ध्यान रखोगे, कर्तव्य ड्यूटी है आपकी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, और उसी प्रकार से जो डीपीएसपी में है, ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, तो उसमें भी डीपीएस जो डीपी सॉरी डीपीएसपी और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, उनमें जो अवेयरनेस से संबंधित बातें की गई है। उसी प्रकार से नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को न डालना, भले ही वह किसी अनुष्ठान से संबंधित हो, इसमें प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, इससे संबंध में लोगों को जागरूकता पैदा करना, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं नमामि गंगे कार्यक्रम की, याद रखना है, जून 2014 में शुरू किया गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो ईयर का पूछ लेंगे। उसी प्रकार से गंगा एवं यमुना नदियों में प्रदूषण के स्रोत क्या है, ठीक है। तो पहला है गंगा नदी में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। चूंकि गंगा नदी उत्तराखंड में, तो वेरियस जो स्ट्रीम्स होती है, अलकनंदा, भागीरथी और उनकी सहायक नदियां उनसे मिलकर बनती है, और ये मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आती है। तो कानपुर का अनुप्रभा यानी कानपुर सिटी का, और वाराणसी शहर का, और फरक्का बांध का, ठीक है, ये तीन प्रदूषित पटरियां हैं यानी स्ट्रीम्स है। उसी प्रकार से प्रदूषण की प्रकृति क्या है कि कानपुर जैसे नगर का औद्योगिक प्रदूषण, और नगरीय केंद्रों का घरेलू अपशिष्टों, नदी में लाशों का विसर्जन, ठीक है, यानी ह्यूमन बॉडीज होती है उनको भी नदी में फेंक देते हैं, और जो घरेलू अपशिष्ट होता है उसको भी नदी में फेंक देते हैं। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे नगर घरेलू कचरे को नदी में निर्मुक्त कर देते हैं, यानी जो घर का कचरा होता है उसको नदी में फेंक देते हैं। यमुना, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, ठीक है, यमुना नदी के किनारे आप सभी को पता है दिल्ली स्थित है, ठीक है, दिल्ली से चंबल तक, चंबल के मिलान तक, और यमुना व सॉरी मथुरा व आगरा, ठीक है। तो ये दो बेल्ट है, यानी दिल्ली से लेके चंबल के मिलन तक, ठीक है। तो यमुना चंबल में कहाँ मिलती है, इटावा के आसपास मिलती है, ठीक है। तो दिल्ली से इटावा के बीच में, और फिर मथुरा से आगरा के बीच में, ठीक है। तो ये दो स्ट्रीम है। हरियाणा व उत्तर प्रदेश द्वारा पानी की सिंचाई हेतु निर्गमन, ठीक है। अब यमुना नदी आती है, तो इसमें हरियाणा और यूपी क्या करते हैं, पानी के लिए, सिंचाई के लिए जल का उपयोग कर लेते हैं। तो एक तो वाटर टेबल नदी की ऐसे ही कम हो जाती है, कृषि विधि गतिविधियों के कारण यमुना जल का उच्च स्तर पर सूक्ष्म प्रदूषकों का प्रवाह, ठीक है, यानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, उसकी वजह से नदी में ये पॉल्यूटेंट मिलते जाते हैं। दिल्ली का घरेलू एवं औद्योगिक कचरे का नदी में प्रवाहित करना, ठीक है। तो ये भी एक मेजर समस्या है कि दिल्ली जैसा महानगर है, एनसीआर रीजन है, ठीक है, दिल्ली का अपने घरेलू अपशिष्टों का नदी में डालना, ठीक है, तो ये है मुख्य प्रदूषक के कारण। अब नेक्स्ट है हमारा वायु प्रदूषण, ठीक है। अब वायु प्रदूषण के बारे में आप ये इमेज देख के पहचान सकते हैं कि ये एक सिटी है, यहाँ पे बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और यहाँ पे ये बस्तियां हैं, ठीक है। तो स्मोक है, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए आप कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा दिखता है कि आपको धुंधला धुंधला, ठीक है, तो ये है वायु प्रदूषण, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी श्वसन संबंधी प्रॉब्लम्स होती है, और दिखने की प्रॉब्लम भी होती है। वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैसें, कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे संदूषकों की वायु में अभिवृद्धि व उस अवधि के रूप में लिया जाता है जो मनुष्य, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक हो। यानी हम सिटी रीजन में जाते हैं तो हमारी स्मेल चेंज होती है, ग्रामीण क्षेत्र से सिटी रीजन में जाते हैं तो हमारी स्मेल चेंज होती है, तो वही वायु प्रदूषण है, ठीक है। तो हमें आंखों का जलना, स्मेल का चेंज हो जाना, ठीक है, तो ये सारी चीजें, घुटन टाइप पैदा होना, ये सारी चीजें इनका प्रॉब्लम वायु प्रदूषण के कारण है। अब नेक्स्ट है ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में
विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन, उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। यानी हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, खनन और उद्योग के संबंध में वायु प्रदूषण होता है। यानी हम खनन करते हैं, खनन एक्टिविटीज करते हैं, तो वहां से जो क्या बोलते हैं उनको, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हवा के साथ में हो जाते हैं। फिर उद्योग है, इंडस्ट्री से जो चिमनी से धुआं निकलता है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, एस्बास्टस को निर्मुक्त करती है। यानी जो ये कंपोनेंट है इनका उत्सर्जन करती है। ठीक है, जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, एस्बेस्टस, ये है प्रमुख स्रोत। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय एवं रक्त संचार संबंधी विभिन्न बीमारियां होती है। यानी एक तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें श्वसन प्रक्रिया है जो हमारी प्रभावित होती है, हमारी घुटन टाइप पैदा होती है। तंत्रिका तंत्रिय, ठीक है, तो इसमें भी जो ब्लड सर्कुलेशन यदि प्रॉपर नहीं होता है तो फिर बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कारक होते हैं और परिणाम निकलते हैं। नहरों के ऊपर कोहरा, जैसे शहरी धूम्र कोहरा कहा जाता है, वस्तुतः वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है। ठीक है, अम्ल वर्षा का मतलब है कि जो शहर, यहाँ पे इमेजिन कीजिए, अभी सिटी में इतना धुआं हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे यदि वर्षा होगी, ठीक है, तो वर्षा के साथ में जो ये सारे पॉल्यूटेंट है वो नीचे जमीन नीचे गिरने लगेंगे। ठीक है, तो अब कोई व्यक्ति है या कोई ह्यूमन हो या कोई एनिमल हो, ठीक है, पेड़ पौधे तो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं। एनिमल, माने कि कोई ह्यूमन एनिमल है, इस अम्ल वर्षा में स्नान करेगा या भीग जाएगा, तो उसमें जो उसकी स्किन पर जो पॉल्यूटेंट आके गिरेंगे, इमेजिन कीजिए वो कितने घातक होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसात से सदैव कम रहता है। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात का पीएच जल, एग्जाम में पूछ लेंगे कि पीएच, जो पहली बरसात का पीएच जल है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो याद रखना कम रहता है, सदैव कम होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल जल होता है ना उसके पीएच मान के अपेक्षा ये कम होता है। ठीक है, तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।